नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं तो आखिरी चुनाव होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा या संविधान को ये बदल देंगे। संविधान की हत्या हुई तो वो इंदिरा गांधी ने की। अपने पाप को छिपाने के लिए राहुल गांधी झूठ का सहारा ले रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले नेता हैं इस देश के जिन्होंने ये कहा कि जो संविधान बना है हमारे लोगों ने बनाया है, उसको स्वीकार करो। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। कारण ये है कि जिन मुद्दों पर चुनाव की शुरुआत हुई थी वो मुद्दे अब पीछे रह गए हैं और नए मुद्दे जुड़ गए हैं। इसमें एक सबसे विवादास्पद मुद्दा है संविधान को लेकर। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार अगर फिर से आएगी तो संविधान बदल कर रख देगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। वे आदिवासी की बात करते हैं, बनवासी की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार संविधान विरोधी है। इन सारी बातों को समझने के लिए हम यहाँ आज प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय जी के पास आए हैं, जो न केवल संविधान के अच्छे मर्मज्ञ विशेषज्ञ हैं बल्कि वे कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी कर चुके हैं। उनका अध्ययन बहुत ही विस्तृत है और संविधान के मामले में वो एक पुस्तक भी लिख चुके हैं। तो हम जानते हैं श्री राम बहादुर राय जी से कि संविधान को बदलने को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो विवाद उत्पन्न किए गए हैं, वे क्या हैं और किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। सर, ये लोकसभा का चुनाव सरकार के कामकाज पे ना होकर अब इस समय जो जिस संविधान बदलने या संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है, ये आर्थिक विकास, राम मंदिर, धारा 370 को छोड़ के सरकार भी अब इसी में उलझ गई है। ये संविधान बचाने या बदलने की ये जो लड़ाई है, इसमें ये अचानक चुनाव के मुद्दे पे कैसे आ गया ये? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो वही है जो आप कह रहे हैं, सरकार के 10 साल का काम, विकास। लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और वही वास्तव में कांग्रेस के सब कुछ हैं, उन्होंने जगह जगह संविधान की प्रति दिखाना शुरू किया है और कहना शुरू किया है कि ये चुनाव अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं तो आखिरी चुनाव होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा या संविधान को ये बदल देंगे। ये तीनों बातें सच और झूठ के पैमाने से अगर कहें तो सरासर झूठ है। दूसरी बात कि लोकतंत्र और ख़ास करके संसदीय लोकतंत्र में चुनाव ऐसा अवसर होता है जब बहस किस बात पर हो रही है इससे बहुत कुछ निर्धारित होता है। कांग्रेस जानबूझ करके ऐसे विषय पर बहस करा रही है या कराना चाहती है जिसमें कोई तत्व नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले तक और लगातार वो सिलसिला चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैनलों को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है कि संविधान बदलने का जो आरोप लग रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो पीएम ने कहा है कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखिए। सच बात यह है कि संविधान को अगर कोई नुकसान पहुंचा है तो सबसे पहले नुकसान पहुंचा जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की हत्या हुई तो वो इंदिरा गांधी ने की, और संविधान की जो भावना का हनन हुआ है या संविधान की भावना के विपरीत जो काम हुआ है वो कांग्रेस की 3 सरकारों ने किया है। मनमोहन सिंह की सरकार भी करना चाहती थी लेकिन वो सफल उसमें नहीं हुई। तो अपने पाप को छिपाने के लिए राहुल गांधी झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूँ। पहले जवाहरलाल नेहरू की बात छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी की भी छोड़ दीजिए, उसको सब लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा, तानाशाही थोपी, संविधान को पूरी तरह से बदल दिया। जनता सरकार आने के बाद कुछ उसको सुधारा गया। प्रधानमंत्री ने इसको बहुत ठीक से अपनी सभाओं में उठाया है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की संपत्ति पर
सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का या मुसलमानों का है। अब ये विषय क्या है, इसको समझने की जरूरत है। मनमोहन सिंह की सरकार ने एक पहले सच्चर कमेटी बनाई। सच्चर कमेटी उसी तरह की थी जैसे अंग्रेजों ने हंटर कमेटी बनाई थी, और हंटर कमेटी ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा किया। उसी तरह से सच्चर कमेटी ने जो सिफारिश की उसमें धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश थी, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार का इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद उसी सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया। रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो सिफारिशें हैं वो मेरे टेबल पर अभी पड़ी हुई हैं, मैं उसको देख भी रहा हूँ। उसमें मेंबर सेक्रेटरी थी एक बड़ी ज़बरदस्त महिला आशा दास। आशा दास ने उसमें अपना डिसेंट नोट लिखा, और डिसेंट नोट लिखने के कारण रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट भी धरी की धरी रह गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार और अब तेलंगाना की सरकार भी कह रही है ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को मुसलमानों को देना चाहते हैं, और इस बात को छिपाने के लिए, इस बात को कहने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस लहजे में ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर तीसरी बार आती है तो संविधान बदल देगी। जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके भी कहा कि जब संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत किया तो उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद दिया, और उस समय आरएसएस की तरफ से ये बात आई कि इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आरएसएस या बीजेपी जो है संविधान विरोधी है। आपने अध्ययन किया है पूरी प्रक्रिया को, अपने अभी किताब भी लिखी है, आपका क्या आकलन है इसमें? जयराम रमेश ने जो कुछ कहा है मैं मानता हूं कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन सरासर झूठ कहा है। कमलापति त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उनका अगर कोई भाषण पढ़े तो वो कहते हैं कि ये संविधान अभारतीय है। तो जयराम रमेश ने जो बात कमलापति त्रिपाठी ने कही उसको आप आरएसएस पर डाल रहे हैं। संविधान सभा का बहिष्कार समाजवादियों ने किया था, संविधान सभा का बहिष्कार कम्युनिस्टों ने किया था, संविधान सभा में कांग्रेस के ही 85% लोग थे। तो इसलिए समाजवादी और कम्युनिस्ट ये दोनों आवाज़ उठा रहे थे कि हमको इस संविधान को स्वीकार नहीं करना है। इस देश में कांग्रेस से बाहर, और अभी मैंने फिर उस बात को दोहराता हूँ, आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले नेता हैं इस देश के जिन्होंने ये कहा कि जो संविधान बना है हमारे लोगों ने बनाया है, उसको स्वीकार करो। जयराम रमेश को अगर झूठ बोलने की बीमारी आ गई हो और सरासर झूठ बोल रहे हो तो ये तो भगवान उनका मालिक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसके दस्तावेजी प्रमाण है। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान जातिगत सर्वेक्षण और उसके बाद फिर नौकरियों में कम होते अवसर और उसके बाद संविधान को बदलने या खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सब में ये क्रोनोलॉजी है, ये एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत वो बीजेपी को इस ट्रैक पे लाना चाहते थे और बीजेपी उस ट्रैक पे आ गई है? कांग्रेस के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व भी नहीं कर पा रही है और कांग्रेस में हताशा है, निराशा है। तो हताशा निराशा जब कोई होश हवास अपना खो देता है तो जो हालत होती है वही आजकल कांग्रेस की हालत हो गई है। आप अगर शुरू से देखें, जब चुनाव का वर्ष शुरू हुआ तो कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई, लेकिन उसकी रणनीति हर कदम पर लुढ़कती गई और फेल होती गई। जैसे उन्होंने रणनीति बनाई कि वो इंडी गठबंधन बनाएंगे। इंडी गठबंधन जब बना, पहली उसकी मीटिंग हुई तो उसमें 28 पार्टियां थी और चुनाव जब घोषित हुआ तो इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है, कहीं है नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और कोशिश इनकी ये थी कि राहुल गांधी बैकग्राउंड में रहें,
क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ही फ्रंट पर थे और जब चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में हुआ तो देश ने जो फैसला सुनाया अब उसको सब लोग जानते हैं। आज फिर से चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हो रहा है। इसलिए आज जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं वो ना तो कोई साजिश है ना ही सोची समझी रणनीति है। ये दोनों की हालत में वो नहीं है। वो दरअसल मैं कहूँगा कि निराशा और हताशा में वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे उनको कुछ सीटें हासिल हो जाएं। लेकिन हकीकत क्या है, कांग्रेस 350 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है और अभी सुचरिता मोहंती नाम की महिला जो पत्रकार है, पुरी से चुनाव कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उसने अपना नाम वापस ले लिया। उसने जब नाम अपना वापस लिया तो उसने एक बयान दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। अब कांग्रेस के पास जो भी साधन है वो रायबरेली में लगाया जा रहा है, वायनाड में लगाया जा रहा है, अमेठी में लगाया जा रहा है। उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जा रहा है जिनकी ज़रूरत है। तो इसलिए हो ये रहा है कि कांग्रेस कहने के लिए 350 सीटों पर लड़ रही है लेकिन वास्तव में वो 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और उसमें से कितनी जीतेगी मालूम नहीं। तो ये जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं वो उन मुद्दों का लक्ष्य समझ करके, उन मुद्दों का दुष्परिणाम समझ करके प्रधानमंत्री ने उनका सही जवाब दिया है